नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए, भारत जैसे देश में राजनीतिक रूप से सफल होने के लिए आवश्यक है कि हर प्रदेश की, हर समाज की कुछ अस्मिताओं का प्रश्न है, उसको ठेस न पहुंचाई। ये राजनीति का एक मूल सिद्धांत। आपको याद होगा, एक बार राजीव गांधी कर्नाटका गए और वहां पे उन्होंने जैसे वीरेंद्र पाटिल जी को ट्रीट किया, उसकी वजह से कर्नाटका में बहुत दिन तक कांग्रेस के पांव उखड़ गए, क्योंकि एयरपोर्ट में जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वीरेंद्र पाटिल के साथ, वो लिंगायत समाज के ऊपर और कर्नाटका की जो अस्मिता है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाया उसने, और कांग्रेस को बहुत दिन तक उसका भुगतान करना पड़ा। इसी प्रकार से जितने भी समाज सुधारक हैं, हर राज्य की अलग सभ्यता और संस्कृति है, उसके खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी भी उस नेता के द्वारा किया जाना जो कि केंद्र सरकार में सत्तानशी है, ये भारत की राजनीति में सफल होने की संभावना इसकी नहीं होती। तो जैसा मैंने आपको बताया कर्नाटका के अंदर हुआ था, उसी प्रकार की एक घटना कुछ दिन पहले तमिलनाडु में घटी। तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी नेता जिनका नाम तमिलसाई है और जो पूर्व में राज्यपाल रह चुकी हैं और तमिलनाडु की भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता है, एक मंच में जब बड़े नेता वहां बैठे हुए थे डायस के ऊपर, अमित शाह जी ने जिस प्रकार से तमिलसाई से व्यवहार किया और बड़ी तेज आवाज में बात की, जो बहुत लोगों ने सुनी और वो वीडियो प्रचलित हुआ, वीडियो वायरल हुआ, लोगों को पता चला कि एक प्रकार से तमिल अस्मिता पे प्रहार किया अमित शाह जी ने। अब अमित शाह बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें पता है किस प्रकार से सामाजिक समीकरण बिठाए जाते हैं, किस प्रकार से अलग अलग राज्यों की अस्मिताओं का ध्यान रखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद तमिलसाई का जिस प्रकार का ट्रीटमेंट उन्होंने किया, और आपने देखा कि अमित शाह जी बैठे हुए हैं और तमिलसाई सामने खड़ी हुई हैं और अमित शाह बड़े कठोर शब्दों में उनसे बात करते हैं। तो क्या इससे यह माना जाए कि अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं तमिलनाडु के अंदर, उससे भारतीय जनता पार्टी ने क्या यह निर्णय ले लिया है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, जबकि उनके वोट परसेंटेज बढ़ा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में लंबे समय तक रूल करना है तो उन्हें तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे प्रदेशों में अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे अपोजिशन की जो रणनीति है वो सफल होगी, पीडीए की रणनीति सफल होगी, एसटी एसटी को अपने साथ देने की रणनीति सफल होगी, और भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि जो मूल वोट आधार है वो सवर्ण वोट है, और सवर्ण वोट की एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक चुनाव नहीं जीत सकती, जब तक कि ओबीसी वोट का एक बड़ा भाग और एससी एसटी वोट का एक बड़ा भाग उसको मिले, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट तो मिलने उसको असंभव है, जिस प्रकार की उसकी रणनीति और नीति। तो ये जो तमिलसाई से व्यवहार हुआ तमिलनाडु के अंदर, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ? अमित शाह जी जो बेसिक कर्टिसीज हैं राजनीति की उसको भूल गए और उन्होंने क्या वहां पे मैसेज दिया, तो ये बात मेरे लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल। दूसरा उदाहरण अगर आप लें तो तमिलनाडु के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम है अन्नामलई। ये कर्नाटका काडर के आईपीएस ऑफिसर रहे और इनको वहां पे सिंघम नाम से जाना जाता है, बड़े दबंग अफसर रहे। इन्होंने तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का निश्चय किया और 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु का अध्यक्ष बनाया। इन्होंने पूरे तमिलनाडु का दौरा किया, बहुत मेहनत की, सघन कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत करने का प्रयास किया। और बल्कि ये तो अंदाजा लगाया जा रहा था 2-3 महीने पहले तो भारतीय जनता पार्टी के
लोग या सपोलॉजिस्ट या पोलस्टर्स ये कह रहे थे कि तमिलनाडु के अंदर अन्नामलई की वजह से 4-5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती। लेकिन जैसा आप जानते हैं तमिलनाडु के अंदर की जो राजनीति है वो द्रविड़ राजनीति है। उसके अंदर डीएमके एक स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, और दूसरा एआईडीएमके एक मजबूत स्तंभ है, और बाकी पीएमके, डीएमडीके, कांग्रेस, ये अलग अलग छोटे छोटे दल हैं। कांग्रेस भी एक तरह से तमिलनाडु के अंदर मुख्य प्लेयर नहीं है। मुख्य प्लेयर जो है डीएमके, आईडीएमके। एआईडीएमके का और बीजेपी का गठबंधन कुछ महीने पहले तक था, लेकिन जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए, जिस प्रकार की बातें की गई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, उसके बाद एआईडीएमके ने अपना संबंध भारतीय जनता पार्टी से तोड़ लिया। उसके बाद अन्नामलई की जो अपनी एक ख्याति थी, एक सिंघम की ख्याति थी, एक तमिल व्यक्ति, एक वरिष्ठ अधिकारी, और जिस प्रकार की उन्होंने सेवा दी थी उसकी ख्याति थी, और जिस प्रकार की मेहनत उन्होंने तमिलनाडु के अंदर की थी, वो कोयम्बटूर से इलेक्शन लड़े और ये माना जा रहा था कि वो एक सीट तो तमिलनाडु की जीती जाएंगे, लेकिन वो हार गए। और अब ये अफवाह उड़ रही है, अब ये खबर उड़ रही है कि अन्नामलई भारतीय जनता पार्टी से निराश हो गए हैं और एआईडीएमके ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे, क्योंकि तमिलसाई का और अन्नामलई का आपस का जो मतभेद है, तमिलनाडु के अंदर का जो मतभेद है, जो वर्चस्व की लड़ाई है, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अन्नामलई तो एआईडीएमके जाने के लिए तैयार हैं और तमिलसाई को अमित शाह ओपन मंच में इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जो कि तमिलनाडु की भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए उचित नहीं। अब इसके बाद आप देखें, एक तो ये बात हुई तमिलनाडु की। आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू ने यह दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि वो मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देंगे, और उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी कुछ मुस्लिम नेताओं को वहां दिलाई, और मोदी जी वहां बैठे। जबकि दिल्ली की सरकार में, केंद्र सरकार में आज की तारीख में कोई भी मुसलमान मंत्री या राज्य मंत्री नहीं है। बिल्कुल मुसलमान विहीन कैबिनेट दिल्ली के अंदर है। लेकिन मोदी जी की उपस्थिति में चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमान मंत्रियों को शपथ ही नहीं दिलाई, बल्कि ये दृढ़ निश्चय भी अपना बताया कि जो उन्होंने वादा किया है मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का वो देंगे। तो ये जो कंट्रडिक्शन है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का, तो या तो जो दिल्ली की रणनीति है वो ओवर पावर करेगी आंध्र प्रदेश की रणनीति को, या आंध्र प्रदेश की रणनीति ओवर पावर करेगी दिल्ली की रणनीति। और अगर आंध्र प्रदेश की जो एक चंद्रबाबू नायडू का दृढ़ निश्चय है उसके ऊपर काला साया पड़ता है या वो नहीं संपन्न हो पाता है, तो फिर ये आंध्र प्रदेश की अस्मिता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि क्या दिल्ली सरकार ने आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जैसे आज की तारीख के लोकप्रिय नेता के दृढ़ निश्चय को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद अजीत पवार ने भी, जो एनसीपी अजीत पवार जिसको चुनाव आयोग ने असली एनसीपी कहा है और एक सीट उन्हें महाराष्ट्र में केवल मिली है इस लोकसभा चुनाव में, उन्होंने भी कहा है, और आज वो सरकार में है। आज जो त्रिगुट की सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी की एकनाथ शिंदे की और अजीत पवार की सरकार है, जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं फडणवीस साहब के साथ। अजीत पवार ने कहा है कि मैं चाहता हूं और एनसीपी चाहती है कि महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रावधान हो। इसका मतलब है कि क्या महाराष्ट्र की अस्मिता, ये संसद का जो अभी चुनाव हुआ है, इससे प्रेरणा लेते हुए, इसके निर्णय को मानते हुए अजीत पवार ये समझ गए हैं कि विधानसभा में उनकी राह बहुत ज्यादा कठिन है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी से अलग होने में ही उनके लिए श्रेयस्कर गए। इसलिए उन्होंने एक ऐसा नारा दिया है, एक ऐसा नारा उछाला है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो और वो या तो महाराष्ट्र की इस आवाज को दबा दें और या उसको मान लें। अगर दबा देते हैं तो महाराष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न होता है, और अगर मान लेते हैं तो जो बीजेपी की
नैरेटिव है वो फेल होता है। इसी प्रकार का स्टेटमेंट एकनाथ शिंदे ने भी महाराष्ट्र में दिया। शायद एकनाथ शिंदे को भी ये समझ में आ गया, हालांकि उन्हें अच्छी खासी सीटें लोकसभा चुनाव में मिली हैं, जबकि अजीत पवार को एक सीट मिली, उन्हें काफी सीटें मिली। और उन्होंने कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की हार हुई है, 31 सीटें 48 में से अघाड़ी को मिली हैं, और उसका मुख्य कारण वो स्टेटमेंट था, एक नारा था जिसमें कहा गया था इस बार 400 पार। तो इसका मतलब है कि क्या एकनाथ शिंदे माननीय मोदी जी और अमित शाह द्वारा दिए गए नारे को चैलेंज कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपने जो रणनीतिक भूल की उसका फल हमें भुगतना पड़ा और हमारी सीटें कम आई। और इस प्रकार की भूल अगर आप करेंगे तो विधानसभा चुनाव जो 4 महीने के बाद होने वाले हैं उसमें आपके साथ साथ हमको भी फल भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, पहले कभी आपने नहीं सुना होगा पिछले 10 साल के अंदर इस प्रकार से कि एक राज्य में जो मंत्री रहा और जो केंद्र में मंत्री रहा, संजीव बलियान केंद्र में मंत्री रहे और राज्य में संगीत सोम मंत्री रहे। संजीव बलियान वेस्टर्न यूपी के बहुत बड़े जाट नेता हैं और संगीत सोम उसी एरिया के राजपूतों के बहुत बड़े नेता हैं। जब पहले विधानसभा का चुनाव हुआ तो संगीत सोम चुनाव हार गए। जब वो चुनाव हारे तो उन्होंने कहा संजीव बलियान के लिए ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके साथ में बैठ सकते, और ये भी उन्होंने आशंका व्यक्त की उनको हराने में संजीव बलियान का बहुत बड़ा हाथ था। अब जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो संजीव बलियान भी इलेक्शन हार गए मुजफ्फरनगर से अरेन मलिक से। तो संजीव बलियान ने कहा कि मुझे हराने में बहुत सारे तत्वों ने काम किया है, जिसमें उन्होंने संगीत सोम का भी नाम लिया। तो आज की तारीख में क्या माननीय मोदी जी इतने कमजोर हो गए हैं कि उनके एक केंद्र के मंत्री जो रहे और जो राज्य के मंत्री रहे उनके बीच में खुलेआम इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। और इसके साथ साथ संगीत सोम ने एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि हार का कारण मैं नहीं हूं संजीव बलियान का, यह हार का कारण यह है कि जो केंद्र सरकार, जो हमारे केंद्र हाईकमान ने जयंत चौधरी से इंडियन नेशनल लोकदल से समझौता कर लिया। अब संगीत सोम ने यहाँ पे संजीव बलियान पे आक्रमण नहीं किया, इन्होंने हाईकमान पे आक्रमण किया। ये हाईकमान की रणनीति थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। जयंत चौधरी जो कि इंडिया अलायंस में एक प्रमुख पार्टनर थे, उनकी मीटिंग अटेंड किया करते थे, वो अचानक प्रभावित होकर एनडीए अलायंस में आ गए। उनको 2 सीटें मिली, 2 सीटें वो जीत गए। लेकिन संगीत सोम का ये कहना है कि वो 2 सीटें तो जीत गए जो अगर भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ती तो भी जीत जाती, लेकिन जयंत चौधरी की वजह से बहुत सारी सीटें हम हार गए। तो जिस प्रकार एकनाथ शिंदे ने 400 सीट पार, 400 इस बार 400 पार के नारे के माध्यम से बीजेपी हाईकमान के प्रेरोगेटिव को चैलेंज किया है, उसी प्रकार से संगीत सोम ने जयंत चौधरी और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ समझौते को लेकर हाईकमान को चैलेंज किया है। तो क्या इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज के तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी एक एनडीए की सरकार चला रही है, लेकिन ये आभास देने का प्रयास कर रही है ये सरकार महागठबंधन की नहीं है, ये एनडीए की सरकार नहीं है, बल्कि मोदी जी की सरकार है, और उस दृढ़ निश्चय को दिखाने के चक्कर में वो राज्यों की अस्मिताओं को ठेस पहुंचा रही है, जो कि न केवल उसके स्थायित्व के लिए बहुत खतरनाक है, बल्कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए भी उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक संकेत देता है। वेस्ट बंगाल के अंदर आप देख रहे हैं जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता टीएमसी के संपर्क में है। बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के फोन स्विच ऑफ है और वो संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के मंत्रियों को महत्वपूर्ण स्थान न मिलने के कारण दे आर सल्किंग, जिस प्रकार से पंजाब के एक हारे हुए बीजेपी कैंडिडेट को मंत्री बनाया गया है,
उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे परिदृश्य में जो बताने का प्रयास हो रहा है कि हम बहुत मजबूत सरकार है, ये मोदी सरकार है, अंदर अंदर एक बहुत बड़ी टूटन और फूट न केवल एनडीए में हो रही है बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी हो रही है, जिसमें एक प्लेयर आरएसएस है, एक वो प्लेयर्स हैं जो कि पुराने भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, और एक गुट वो है जो कि कांग्रेस से या विपक्षी दलों से आयातित है, जिस पर वरदहस्त बीजेपी हेडक्वार्टर का, हाईकमान का या मोदी और अमित शाह जी का है। तो ये संघर्ष अगले 15-20 दिन, एक महीने में और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसके बाद ये क्या शेप लेगा, ये देखने की बात होगी। सरकार कितनी स्थायी होगी, ये एनडीए की सरकार होगी या मोदी की सरकार होगी या बीजेपी की सरकार होगी, ये भी देखने का मौका हम सबको मिलेगा। तो लेट अस वेट एंड सी। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।